नमस्कार। इन्वेस्टर हार गया, सरकार सो रही। जी हां, करोड़ों रुपए लुट गए आम जनता के। एफआईआर तो हुआ, लेकिन पैसा कहां? पैसा मिला क्या? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, और आप इस वक्त देख रहे हैं 4C सुप्रीम लॉ का लीगल चैनल। आज का वीडियो आपको झकझोरने वाला है, आपके आत्मा से चंद सवाल पूछने वाला है, आपको हिला देने वाला है। अगर आप भी सहारा, PACL, रोज वैली, फॉल्कन, टॉरस, हीरा, अनगिनत नाम हैं, व्यू नाउ, एबकस या इस तरह के किसी भी मॉडल के पैसिव इनकम स्कीम से जुड़े हुए इन्वेस्टर्स हैं, तो वक्त आ गया है रुकने का, ठहरने का और एक सवाल पूछने का। आज वीडियो में जिन सवालों को मैं बड़े शिद्दत से उठाने वाला हूं, उसको सुनकर आपका खून खौल जाए तो मुझे आश्चर्य नहीं। साथियों, PACL हो, सहारा हो, व्यू नाउ हो, रोज वैली हो, फॉल्कन हो, आपको समझना पड़ेगा कि आप किस तरह से लूटे गए। आपको समझना पड़ेगा कि आप किस तरह से ठगे गए। काम हर बार वही रहा, नाम नया जरूर आया। नया मॉडल, नए चेहरे, कभी जमीन के नाम पर, कभी क्लाउड पार्टिकल्स के नाम पर, कभी रेंटल इनकम के नाम पर असली गेम वही रहा। वो असली गेम क्या था? लोगों से पैसे लो, हसीन सपने दिखाओ, अच्छे रिटर्न का वादा करो और भाग जाओ या भगा दिए जाओ। अब ये भाग जाओ और भगा दिए जाओ हम थोड़ा आगे चल के आपसे बताएंगे। और इस पूरे प्रोसेस में जब तक हमारी सरकार जगती है, पैसा गायब हो चुका होता है। सरकार अपने कार्यों की जिम्मेवारी तीसरी अपराधी को पकड़कर जेल में डाल देने के साथ खत्म समझ लेती है। उनका क्या होगा जो लुटे पिटे? उनका क्या होगा जिन्होंने मेहनत के अपने पैसे गंवाए? वो किसी की रडार पर नहीं, न कंपनी की रडार पर, न कानून की रडार पर, न कोर्ट की रडार पर और न ही सरकार की रडार पर। तो सरकार जब तक जगती है, पैसा गायब हो चुका होता है, अपराधी भी भाग चुका होता है या सरकार उसको पकड़कर जेल में डाल दी। सहारा श्री जेल गए, PACL के वंगू आज इस दुनिया से ही चले गए, जेल भी गए। रोज वैली के गौतम कुंडू मर गए, या जो नहीं मरे हैं वो जेल में आराम से चादर तान कर सो रहे। लेकिन कोई पूछे जरा तमाम कानूनी एस्टेब्लिशमेंट से, कोई पूछे जरा कोर्ट से, कोई पूछे जरा सरकार से कि इन्वेस्टर का पैसा कहां गया, उसकी क्या गलती थी? इन केन प्राकेन, इन जिन कंपनियों ने पैसे लिए, पहले उन्होंने सरकारी वैधता प्राप्त की है, स्टैंप लगाया है लीगल होने का। देखिए, यहां पे इस बात को समझिए
इन्वेस्टर्स इस पूरी कड़ी में सबसे बेचारा है, सबसे लाचार है। उसके ऊपर आरोप लगाते हैं कि साहब आप कच्चे लालच में मारे गए। अरे लालच कौन नहीं करता है? लालच करना कौन सा गुनाह है? मेहनत से लीगल लालच हर कोई करता है। आज मैं 2 कमरों का रूम में होटल चलाता हूं तो मैं चाहता हूं मैं 5 स्टार बदल जाऊं। इसको आप लालच कहेंगे, महत्वाकांक्षा कहेंगे। आज मैं अगर नगर निगम पार्षद हूं तो मैं चाहता हूं मैं भारत सरकार में मंत्री बनूं। तो ये लालच का सवाल ये है कि अपने लक्ष्य को पाने के लिए मैंने वैध या अवैध, मैंने कानूनी या गैर कानूनी कौन से रास्ते अख्तियार किए जो मेरे लक्ष्य की सेंसिटी को डिफाइन करने वाला है। तो साहब ये जितने भी स्कीम थे ये कहीं न कहीं वो तमाम कानूनी कॉम्प्लायंस को पूरे करके बाजार में थे और बड़ी शिद्दत से खुलेआम 5 स्टार होटल्स में मीटिंग करके ड्रग डीलिंग नहीं हो रही है ना, अंडर सीक्रेट डीलिंग थी। मैं फंस गया उसमें। अरे जब मुझे ऐसे ही कच्चे लालच में पड़ना पड़े तो मैं ड्रग डीलिंग में क्यों नहीं पैसे लगा दूंगा? मैं टेररिस्ट क्यों नहीं हो जाऊंगा? मैं वहां क्यों नहीं पैसे लगा दूंगा? मैं सीधे सीधे तौर पर क्रिमिनल क्यों नहीं हो जाऊंगा? मैं सोने की स्मगलिंग क्यों नहीं करूंगा? तो ये जो आरोप है इन्वेस्टर पर कि साहब इनसे कोई सिंपैथी नहीं होनी चाहिए, ये तो कच्चे लालच में मारे गए, मैं इसको सिरे से खारिज करता हूं। हमने जो भी पैसे लगाए हमने आपके विश्वास पे लगाए। आपका मतलब सरकार ने उनको बिजनेस करने का लाइसेंस दिया था, सरकार की उस पर कानूनी वैधता थी। हमने हर वो टैक्स दिया जो उस इन्वेस्टमेंट पर बनता था। कौन नहीं पैसे लगाता? पैसिव इनकम के लिए हम मकान खरीदते हैं। धोखा हो जाए आप कहेंगे कि अच्छा जी आपने कच्चे लालच में मकान खरीदा। हम शेयर मार्केट में पैसे लगाते हैं, म्यूचुअल फंड में पैसे लगाते हैं, हम इंश्योरेंस खरीदते हैं। तो बजाय जिसने धोखा किया उसको जेल में डालकर उसकी इतिश्री कर लेना और इन्वेस्टर्स के ऊपर बंदूक तान देना कि आप मारे गए अपने कच्चे लालच में, ये उचित नहीं है। सरकार को इससे आगे जाकर सोचना पड़ेगा। आखिर सवाल ये भी है कि आपके तमाम कानून, तमाम ऑथोरिटी के रहते नए नए भेष में ये नए नए लुटेरे आ कैसे जाते हैं? ये वैधता कैसे प्राप्त करते हैं? अखबारों में बड़े बड़े इश्तिहार। आप आज तक नहीं बता पा रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसी इस देश में लीगल है कि इलीगल है। सुप्रीम कोर्ट कहती है लीगल है, आप कहते हैं इलीगल है। जनता क्या करे? कल को अगर उसके साथ फ्रॉड हो जाए तो आप कहेंगे कच्चे लालच में गए। आप आज तक यह नहीं बता पा रहे हैं कि जनाब आपके कानून बहुत पुराने हैं, नए बिजनेस स्कीम्स, नई टेक्नोलॉजी आ गई है, उसकी वैधता क्या है? और फिर आप कहते हैं हम कच्चे लालच में गए। आपका सेफ्टी मैकेनिज्म कहां सोता है? आपका प्रोएक्टिव मैकेनिज्म जो अपराध होने से पहले अपराधियों को पकड़ ले, वो कहां है? खैर, मैं समझता हूं ये सारे घोटाले, स्कैम, प्रकरण सरकार की हार है, सिस्टम की हार है। आपने अपने काम की तीसरी मात्र इतनी से समझ ली कि हमने अपराधी को पकड़कर जेल में डाल दिया और अपराधी जेल में है, लेकिन पैसा जेल में है क्या? बात तो यहां पैसे की हो रही है। तो अगर पैसा जेल में नहीं है तो मैं अपराधी के जेल में होने पे क्या करूं? सरकार हर बार ऐसे घटनाओं के बाद बोलती है कि अब नहीं होने देंगे, यह अंतिम है। पर फिर आ जाता है एक नया स्कीम, एक नया स्कैम, नए नाम के साथ, अखबार में बड़े बड़े विज्ञापनों के साथ।
तो क्या यह मान लिया जाए कि यह सारी घटनाएं इस सिलसिलेवार ढंग से एक ही बात चीख चीख कर कह रही हैं कि जनता के साथ हो रहा सिस्टमेटिक धोखा, जब एक टेररिस्ट अटैक करता है, जब एक आतंकवादी घटना देश में होती है तो जान जाती है, लेकिन जब एक फाइनेंशियल टेररिस्ट स्कैम करता है तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है और पूरे परिवार की हो जाती है। रिटायर्ड लोगों का पीएफ चला जाता है, घर गिरवी पर रख जाता है, बच्चों की शादी रुक जाती है, लोन और इन्वेस्टमेंट और ईएमआई का ऐसा चक्कर होता है जिसका कोई अंत नहीं होता। क्या इस देश में कोई ऐसा कानून है या बनेगा जो इन्वेस्टर का पैसा वापस ला सके? हम नहीं संतुष्ट हैं आप अपराधियों को जेल में डाल दें, मुकदमा चलाएं, हमें तो चाहिए हमारा पैसा। क्या हम ये कह दें, हम ये मान लें कि ये स्कीम वाले, ये स्कैमस्टर्स जीत गए और इन्वेस्टर हार गए? यह स्कैम लीगल है। अगर यह स्कैम लीगल नहीं होता तो हम इसमें पैसे नहीं लगाते। आपने हर स्टेज पे इसको स्टैंप किया है, कभी टोकन सेल के नाम पर, कभी रेंटल इनकम के नाम पर, और ये स्कीम कुछ इस तरह से लाई गई कि आरबीआई और सेबी, जिसका काम है डिपॉजिट्स को मॉनिटर करना और लीगलाइज करना, उसके आंखों के सामने ये धंधा होता रहा और वो हस्तक्षेप नहीं कर सके, समय पे नहीं कर सके, क्योंकि ये सारी स्कीमें डिपॉजिट्स के दायरे से बाहर रखी गई, एक प्लानिंग के तहत, एक साजिश के तहत, एक रणनीति के तहत। तो आपने जिनको जिम्मा दिया था, वॉच डॉग थे सेबी और आरबीआई, हमने उनकी आंखों में दिन दहाड़े धूल झोंका और लूट लिया पूरी दुनिया को। साहब, यह स्कैम 2.0 चल रहा है। सरकारी कानून 1990 का है, लेकिन स्कैमस्टर 2025 में चल रहा है। नए औजारों और हथियारों से लैस होकर वह लूट मारी, फाइनेंशियल टेररिज्म इस देश में कर रहा है। सॉल्यूशन क्या है? आप कहेंगे समस्या तो समझ में आ गई, समाधान क्या है? तो साहब, मेरी नजर में, मेरे अनुभव से, अरेस्ट से ज्यादा जोर एसेट्स फ्रीज करने पर होना चाहिए। क्लाउड रेंटल हो या रेंटल टोकन स्कीम, अगर पैसा लिया है, यहां पर एक सिद्दत सवाल भी ना वालों आपके लिए। आप बार बार मुझसे झगड़ा करते हैं, आप मुझे कहते हैं कि साहब हम इन्वेस्टर्स नहीं, हम एसेट्स पार्टनर्स हैं, हमने एसेट्स खरीदा है। तो मेरा सवाल सीधे आपसे है, कमेंट में बताइएगा, अगर आपने एसेट्स खरीदा था, जैसे मकान, गाड़ी, दुकान, तो आप उसकी रजिस्ट्री करा। कहां है आपके एसेट्स की रजिस्ट्री? ये बेसिक सवाल किसी ने अगर व्यू नाउ के प्रमोटर से पूछा होता तो शायद आज ये नौबत ना आती। आप ले दे करके, रो धो करके बार बार मुझे वही तर्क दे रहे हैं, साहब हमने जीएसटी दिया है, साहब हमने जीएसटी दिया है, साहब हमने इनकम टैक्स दिया है। जब एसेट्स ही आपका नहीं है, ऑनरशिप ही आपकी नहीं है, तो काहे का जीएसटी और काहे का इनकम टैक्स? मैं जिस प्रॉपर्टी का मालिक ही नहीं हूं, उसको मैंने दूसरे को किराए पे कैसे दे दिया और उससे आने वाली इनकम कैसे वैध है? बताइए मुझे। लाऊंगा वीडियो इस पर विस्तार से अगले एपिसोड। तो साहब, क्लाउड रेंटल हो या टोकन स्कीम, अगर वो डिपॉजिट स्कीम के दायरे से बाहर है और अगर आपने पैसा लिया है तो रजिस्ट्री मैंडेटरी कीजिए। ये मेरी मांग है सरकार से। फास्ट ट्रैक स्कैम कोर्ट्स बनाओ,
जहां बातें होंगी इस बात की नहीं कि अपराध हुआ नहीं हुआ, किस सेक्शन में हुआ, किस कानून में हुआ, बात होगी सिर्फ रिकवरी की। जो स्कीम पब्लिक से पैसा ले, कोई भी तरीका हो, कोई भी फॉर्म हो, अगर आपने पब्लिक से लिया है तो उसका ऑडिट पब्लिक होना चाहिए, पब्लिक डोमेन में होना चाहिए, ताकि हर कोई उसको समय से देख सके, सवाल पूछ सके। अगर उस स्कीम में कोई इन्फ्लुएंसर है, कोई सेलिब्रिटी है और वो उस स्कीम को प्रमोट करता है, तो वह भी उतना ही जिम्मेदार माना जाएगा जितना कि प्रमोटर। यह अरेस्ट बेस्ड सिस्टम नहीं चलेगा। पैसा चाहिए, पुलिस नहीं चाहिए, ईडी नहीं चाहिए, सीबीआई नहीं चाहिए, मुझे तो पैसा चाहिए। आप सुन रहे हो ना, आपका पैसा गया है तो अब टाइम आ गया है चिल्लाने का, सिस्टम को झटका देने का। तो सवाल उठता है अब आप क्या क्या कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन सुनिए, आरटीआई फाइल कीजिए, पीआईएल के लिए तैयारी कीजिए, इस वीडियो को वायरल कीजिए और एक आवाज बनिए इन्वेस्टर्स को न्याय दिलाने के लिए। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कोशिश तो कर रहा है, पर अकेले वो नहीं कुछ कर सकता, आपको भी लड़ना पड़ेगा। कमेंट में लिखिए सिर्फ एक बात, सारे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को फिलहाल किनारे कर दीजिए। हो सकता है आप मेरी बातों से सहमत नहीं, हो सकता है आप मुझसे ट्रस्ट नहीं करते हो सकता है आपको मेरा चेहरा, मेरा वीडियो पसंद नहीं आता हो, लेकिन किनारे कीजिए थोड़ी देर के लिए। मैंने कभी नहीं कहा किसी को जाइए FIR करिए, उस पर फिर बात करेंगे। मेरा तो एक ही प्रण है, एक ही लक्ष्य है जिसके लिए मैं कार्यरत हूं और कार्य कर रहा हूं, वह है पैसा वापस चाहिए। कमेंट में लिखिए, इतनी एनर्जी डाल दीजिए, आज इतनी ऊर्जा पैदा कर दीजिए कि ब्रह्मांड को भी, यूनिवर्स को भी हिलना पड़े, गिरना पड़े, झुकना पड़े और आपका पैसा आपको वापस मिले। लिखिए कमेंट में पैसा वापस चाहिए और इस वीडियो को हर व्हाट्सएप ग्रुप, हर पेज पर, हर टेलीग्राम चैनल तक पहुंचाइए। बन जाए पैसा वापस चाहिए आपकी और ब्रह्मांड की आवाज एकाकार हो जाए, ऐसी ऊर्जा पैदा करिए। और अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन दबाइए। यह जंग अब आपकी नहीं है, सिर्फ यह देश के पूरे जनता की जंग है, क्योंकि कोई न कोई कहीं न कहीं किसी न किसी स्कीम में पैसा कमाए बैठा। सरकार को यह बताना होगा कि अरेस्ट इज नॉट द सॉल्यूशन, पुलिस इज नॉट द सॉल्यूशन, पैसा चाहिए। हम बात करेंगे अगली वीडियो में कि विदेशों में ऐसे ठगी से रोके जाने के लिए क्या कानून है, क्या भारत सरकार वहां से कुछ ला सकती है, कुछ सोच सकती है। हम बात करेंगे कि विदेशों में कैसे इस तरह के स्कैम को रोकने के लिए इन्वेस्टर्स को सुरक्षित किया जाता है, उनके पैसे के रिकवरी मैकेनिज्म को स्ट्रॉन्ग किया है। क्या उन सब में से कुछ पन्ने, उन सब में से कुछ कानून हमारे देश में हमारे इन्वेस्टर्स की हिफाजत के लिए लागू हो सकते हैं। धन्यवाद। आपसे पुनः मुलाकात होगी एक ऐसे ही विषय के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए मुझे एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे को अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।